हमने लोकसभा, राज्यसभा की कॉम्पोजिशन के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, इन सब के बारे में बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं। तो कुछ क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में लिखी हैं, प्लस बाद में कुछ क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट ने भी ऐड की हैं। तो जो क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हैं, उसमें क्या है कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, चाहे लोकसभा का मेंबर बनना हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर बनना हो, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देन द पर्सन जो कि इलेक्ट हुआ है, उसको एक ओथ लेना होता है, ठीक है, बिफोर द इलेक्शन कमीशन, या अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी और को अपॉइंट किया उसके आगे। फिर एज का भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है लोकसभा के लिए। द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 25 years in age, and for राज्यसभा the person should not be less than 30 years of age। राज्यसभा को वैसे भी हाउस ऑफ एल्डर्स बोला गया है, तो यू कैन रिमेंबर इट बाय दैट कि एक में 25 है, एक में 30 है। 30 जो है राज्यसभा के लिए, बिकॉज वो तो हाउस ऑफ एल्डर्स है। एंड प्लस इसके सिवा कुछ क्वालिफिकेशंस जो कि पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं, वो भी एक इंडिविजुअल को होल्ड करनी होती हैं। देखिए, इसके तहत इसके तहत पार्लियामेंट ने एक रोपा एक्ट निकाला, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें उन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक तो बोला कि जो इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऐसा नहीं है कि उसी स्टेट की किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जैसे कि अगर कोई मान लो हिमाचल प्रदेश में कोई इलेक्शन लड़ रहा है, बट वो रजिस्टर्ड वोटर कहीं का भी हो सकता है, किसी और स्टेट का भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में वो इलेक्शन लड़ रहा है उसी स्टेट में ही वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। बेसिकली वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इंडिया में। फिर उसको एक नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होता है, जैसे कि सभी इलेक्शंस के लिए करना होता है, ड्यूली प्रपोज्ड बाय इलेक्टर्स, सिक्योरिटी मनी वगैरह देनी होती है, और अगर वो 1/6 वोट्स भी ना ले तो वो फोरफीट हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब उसको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं, आपने सुना भी होगा, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं, लोकसभा के हों या अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हों, तो उस वहाँ के जनरली उस स्टेट के चैनल वगैरह पे, और अगर लोकसभा के हैं तो सभी चैनल्स पे आ रहा होता है कि हाँ इस जो वो है इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे कैंडिडेट, उनकी इतनी एसेट्स हैं, उनकी इतनी लाइबिलिटीज हैं, उन पे इतने क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए, क्रिमिनल केसेस होना अलग बात होती है, क्रिमिनल केसेस के लिए कन्विक्ट हो जाना अलग बात होती है। केस चलना तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी होता है कि हाँ हम कौन कौन से केस उन पे चल रहे हैं, ये बताना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी बताना जरूरी है, अपने एसेट्स बताना, अपनी लायबिलिटीज बताना, ये सब मैंडेटरी है। ओके। फिर ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कुछ ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में दिए हैं, कुछ रोपा एक्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसके तहत है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि अगर कोई पर्सन कब डिस्क्वालीफाई होगा, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन हमने जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, किसी मिनिस्टर की पोस्ट, किसी गवर्नर की पोस्ट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होती है। अदर देन दैट अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड है। फिर अनसाउंड माइंड का है, और ये बात हमारे या आपके कहने पे नहीं है कि हम कह दें नहीं जी ये तो कैंडिडेट अनसाउंड माइंड का नहीं। उसको कोई कोर्ट ने भी ये चीज उस कर रखी है, उस पर ठप्पा लगा रखा है कि हाँ ये अनसाउंड माइंड का है। फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी कि अपने जो डेट्स हैं, बहुत कर्जा है, अपने जो डेट्स है उसको पे करने की स्थिति में नहीं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, हमने देखा था सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, या फिर उसने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरीली अपनी मर्जी से एक्वायर कर ली है, या फिर ऐसा लगता है कि वो फॉरेन स्टेट के साथ उसके कुछ वहां पे उसकी लॉयल्टी ज्यादा है, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है और उसके अंदर कोई और प्रोविजन भी ऐड करता है, तो उसके तहत भी वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक कैंडिडेट को। अब देखिए, इसमें कहा क्या गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है। सबसे पहली बात, थोड़ा आयरॉनिकल भी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस के दौरान कोई करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे
अब ये बहुत ही, तभी मैं बोल रही हूँ, बहुत आयरॉनिकल चीज़ें हैं ये, जो एक्चुअल में होता है हम सबको पता है, बट जो ऑन पेपर है वो ये चीज़ है कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है इलेक्शंस में, चाहे ब्राइबरी हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी पे दिखा रहे हो, बूथ कैप्चर कर रहे हो, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कन्विक्शन हो जाए किसी क्राइम के लिए, देखो सजा मिल जाना, केस होना नहीं, सजा भी मिल जाए किसी भी ऑफेंस के लिए, अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाए, कम की मिले तो नहीं, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की अगर सजा मिल जाए, तो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है उस दिन से जिस दिन से उसको कन्विक्शन मिली है, डेट ऑफ कन्विक्शन से। और ये जिस दिन से वो छूटेगा, रिलीज होने के बाद भी 6 साल तक ये डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, डिसकंटिन्यू डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 6 साल, छूटने के 6 साल के बाद तक भी रहती है, और इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर किसी को 6 महीने 1 साल की सजा हुई, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता रूपा में। फिर फेलियर टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्शन एक्सपेंसेस अपने बताने पड़ते हैं। ठीक है, एक टाइम लिमिट होता है, उसमें आपको अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस बताने होते हैं। आप एनमिटी प्रमोट कर रहे हैं रिलीजियस ग्रुप्स में, करप्ट रिलीजियस अपील्स कर रहे हैं इलेक्शंस के दौरान, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा कि कंप्लेंट्स होती हैं कि उसने रैली में ये भड़काऊ भाषण दिया एंड ऑल दैट चीजें, तो वो सब डिसाइड होती हैं चीजें। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाइज टू पार्लियामेंट टू, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के लिए डिस्क्वालिफाइड है, तो पार्लियामेंट के लिए भी है, एंड सो ऑन। अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट पोस्ट किसी ने होल्ड की थी और उस समय उसको करप्शन के लिए डिसमिस किया गया था या डिसलॉयल्टी के लिए डिसमिस किया गया था, तो वो डिस्क्वालिफाइड। आपको पता है बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स जो है बाद में उनको पॉलिटिकल पोस्ट मिली हैं। अभी हमारे जो करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी, ही वाज अर्लियर एंड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। हरदीप पुरी जी, ही वाज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। ऐसे हमारे पास्ट में भी मणिशंकर अय्यर जी, यशवंत सिन्हा जी, मीरा कुमार जी जो स्पीकर रही हैं लोकसभा की, वो सब सिविल सर्विसेज से थे। ठीक है, आईएफएस, आईएएस। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई गवर्नमेंट बाद में जनरली बहुत सीनियर ऑफिसर्स को, अच्छे जिन्होंने काम किया, तो उनको पॉलिटिकल पोस्ट भी मिलती हैं, मिलती हैं इन द सेंस कि पार्टी उनको अपने पास लेके आना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया होता है। तो अगर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे होल्ड करते हुए किसी को डिसमिस किया गया करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। इसी तरह से किसी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का स्टेक है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा, तो वहां का वो डायरेक्टर या कोई इस तरह की मैनेजमेंट वगैरह में पोस्ट होल्ड ना करे। फिर अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती जैसी प्रैक्टिसेस को वो प्रीच ना करता हो, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ना करता, एंड मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड। देखो क्या है, मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती। इसमें भी देखो बहुत कैच है कि पनिश ना किया गया उसके लिए, यानी कि पकड़ा ना गया। जैसे हमने कहा कन्विक्शन, केस चल रहा है, अलग बात है, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लेकिन कन्विक्ट नहीं हुआ। इसी तरह इसमें क्या बोल रहा है कि पनिश ना किया होगा उसको प्रीच या प्रैक्टिस करने के लिए अनटचेबिलिटी, डाउरी या सती। तो छोटे छोटे कैचेस होते हैं वर्ड्स में, जिनको आपको देखना होता है। अगर ये इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर का अनसाउंड माइंड का ना हो, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड प्लस रोपा में जो था करप्ट प्रैक्टिसेस ना करता हो, क्राइम के लिए कन्विक्शन ना हुआ हो, इलेक्शन एक्सपेंसेस अगर लॉन्च नहीं किए, एनमिटी, करप्शन, डिसलॉयल्टी, डायरेक्टर वगैरह ना हो किसी कॉर्पोरेशन में, अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए उसको पनिश ना किया गया, तो इन सारे मैटर्स में कौन डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। आर्टिकल 103 कहता है कि इन जो ऊपर वाले दिए जो अभी हमने डिस्कस किया, उनके लिए सिर्फ ध्यान रखिएगा, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन फाइनल होता है इन सारी चीजों के लिए। लेकिन ये तो हुई बात, अब इसके सिवा एक और जगह से भी डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन है, वो है हमारा 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदर देन एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमें दे रखा है रोपा में और कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके लिए प्रेसिडेंट विल डिसाइड आफ्टर कंसल्टिंग द ईसीआई। बट एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल से ऐड किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था। उसमें हम देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, अगर लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वही डिसाइड करेंगे
ठीक है? तो ये दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाए तो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न्ड हाउस ही डिसाइड करेंगे कि वो वेदर उसमें डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं। अब पहले तो देख लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 10th शेड्यूल कहा जाता है 1985। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। कहानी क्या हुई थी कि हरियाणा में एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। हिज नेम वाज गयालाल। एंड उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी अपनी चेंज की। तो एक कहावत है, जब से पॉपुलर हो गई है, आया राम गया राम। एक ही दिन में आपने 3 बार पार्टी चेंज कर ली तो फ्लोर क्रॉसिंग हो गई, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। ठीक है? उन सारी चीजों को डिस्करेज करने के लिए 10th शेड्यूल को लाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। तो इसमें क्या है? इसमें क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी है आपको। पहली बात कि अगर कोई अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलेंटेरली गिव अप कर दे अपनी मर्जी से, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर पार्टी ने कहीं पे वोटिंग होनी है, ठीक है, पार्टी ने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए, पार्टी जनरली इंस्ट्रक्शन देती है अपने सभी मेंबर्स को कि हाँ इस तरह से हमें किस तरह से वोटिंग करनी है। तो अगर कोई वोट अगेंस्ट द पार्टी विप कर दे या वोटिंग ना ही करे, उस दिन एब्सेंट हो जाए विदाउट परमिशन, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दो बातें तो ये हो गई कि मेंबरशिप अपनी पार्टी की वॉलंटरीली गिव अप कर दी, वोट किया अगेंस्ट पार्टी या एब्सटेन कर दिया पार्टी के अगेंस्ट विदाउट परमिशन, तो भी। फिर अगर कोई इंडिपेंडेंटली लड़ा था, बिना किसी पार्टी टिकट के इंडिपेंडेंटली लड़ा था, लेकिन वो बाद में पार्टी ज्वाइन कर ले, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है भाई, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करता है, देखो 6 महीने से पहले कर लिया, अगर 6 महीने से पहले अगर कर लिया नॉमिनेटेड को, यहाँ नॉमिनेटेड की बात हो रही है, इलेक्टेड की बात नहीं हो रही, नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने से पहले ज्वाइन कर ले कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसके बाद में आ जाता है कि चलो मैं तो भी कुछ कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ उनमें से, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ओके? तो वॉलंटरीली गिव अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, वोट एब्सटेन अगेंस्ट पार्टी विप, इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है तो भी डिस्क्वालिफाइड, और नॉमिनेटेड अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो 6 महीने से पहले करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से शरद यादव जी को 2017 में डिस्क्वालीफाई किया गया था राज्यसभा से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पार्टी थी उसके अगेंस्ट रिबेल किया था। अब देखिए ये जो है, इसमें कुछ एक पहले प्रोविजन होता था 1/3 स्प्लिट का पहले, लेकिन इसमें काफी सारी कमियां थी हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 का, इसकी हमने पहले भी एक जगह बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टॉपिक पे। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया था, और उसमें एक तो 1/3 स्प्लिट प्रोविजन का एक क्लॉज होता था, क्या कि अगर 1/3 पार्टी जो है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी स्प्लिट करके दूसरी पार्टी बना रहे हैं, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा अंडर 10th शेड्यूल, तो उसको उन्होंने हटा दिया था। ठीक है? फिर उन्होंने इसमें अलाउ क्या किया कि मर्जर अलाउ करेंगे, वो भी तब जब 2/3 जो है पार्टी के मेंबर अग्री करेंगे। 2/3 यानी कि परसेंटेज बढ़ा दी, पहले 1/3 था, ठीक है, परसेंटेज बढ़ा दी 2/3। जब 2/3 मेंबर्स अग्री कर जाएंगे मर्जर के लिए, तो और चाहे कोई मान रहा है जाने के लिए नई मर्ज पार्टी में, चाहे नहीं मान रहा, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। और ये भी याद रखना कि जैसे किसी को इसमें किया अब उन्होंने डिस्क्वालीफाई, तो वो उस टर्म के लिए, जो वो टर्म बची है उसके लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, फिर दोबारा से जनरल इलेक्शन होंगे, फिर वो दोबारा से लड़ सकते हैं। ठीक है? अब 91st अमेंडमेंट एक्ट की बात की तो मैं फटाफट से इसमें देख लेते हैं और क्या क्या क्लॉजेज हैं। एक तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि 15% जो है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी में ही उतनी ही स्ट्रेंथ हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसका फायदा यही था कि एक्स्ट्रा अगर ज्यादा से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर बढ़ा सकता है, तो जितने भी और लोग हैं उनको भी आप मिनिस्टर के बना सकते हैं, फिर तो ऐसे लोग ज्यादा डिफेक्शन करेंगे, दूसरी पार्टी का बंदा हमारी पार्टी में आके मिल जाए और हम उसको बोले हाँ हाँ आप कर दो, हम आपको एक प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। क्योंकि मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर कितने मिनिस्टर होंगे इस पे कोई सीलिंग ही नहीं होगी, फिर तो आप बहुत सारा फेवर दे सकते हो उन लोगों को, है ना, उनके इंसेंटिव होगा कि अपनी पार्टी छोड़ के आना। जो स्मॉल स्टेट्स है उसमें 12 मिनिस्टर्स तक ही अलाउड है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टर्स फ्रॉम बीइंग मिनिस्टर्स, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड जो एमपी है चाहे एमएलए है 10th शेड्यूल में, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, तो इससे भी एक तरह से उसको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। ठीक है? फिर अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो उसको कोई इस तरह की पोस्ट भी नहीं मिल सकती जिसमें कि उनको इस तरह के प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले पढ़ा था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो कि अब नहीं होते हैं, लेकिन वो भी एक मिनिस्टर के ही जैसे पर्क्स वो उठा सकते थे।
तो ये सब चीज़ होगी। फिर ये जो 1/3 डिफेक्शन वाला क्लॉज़ था, वो 91st अमेंडमेंट ने हटा दिया, ठीक है? कि पहले उसको वैलिड स्प्लिट माना जाता था, डिफेक्शन नहीं माना जाता था। उसको मिसयूज़ भी किया था। बाद में उन्होंने मर्जर अलाउ किया, ठीक है? लेकिन मर्जर के बाद अगर कोई नहीं भी जाना चाह रहा, तो उसको भी डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ओके? अब इसके कुछ-कुछ फ़ायदे तो हुए थोड़े से, बेटर देन बिफोर था, बट इसमें एक तो ये है कि इसमें स्पीकर या चेयरपर्सन यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेंगे। तो जनरली स्पीकर या चेयरपर्सन जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के ही लोग होते हैं, तो थोड़ा-सा पॉलिटिकल बायस हो सकता है। फिर कोई टाइम लिमिट भी नहीं दी गई है कि अगर इस तरह का कुछ चल रहा है, स्पीकर के पास कोई मैटर पेंडिंग है या चेयरमैन के पास है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे-ऐसे केसेज़ आए हैं, किसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं-नहीं भई बहुत टाइम से पेंडिंग है, आप इसको 3 महीने में करो। एंड कई बार ये भी हुआ है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी उसका एंटी डिफेक्शन वाला जो है, उस पे डिसीजन नहीं हुआ, बट फ्लोर टेस्ट हो रहा है किसी हाउस में, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में, चाहे पार्लियामेंट में, तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट उसको करने दे रहे हो, तो ये भी तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उस पे दी हैं। तो अभी जो अगर 10th शेड्यूल के अंदर जो है वो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे। एंड दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यस, पहले नहीं था, 92 के बाद ये दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है? पहले जनरली हाई कोर्ट ही जाया जाता है, उसके बाद। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई डिफेक्शन है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ भी मैटर है, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर फॉर लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर राज्यसभा डिसाइड करेंगे। जबकि जो पहले वाले थे, अदर देन 10th शेड्यूल में जो प्रोविजन थे फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेंगे।